कौन सी डीपीपी डिस्कस करनी है सानिका आज? सानिका, डीपीपी 3 ओके, सॉल्व किया है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। डीपीपी 3 सबने सॉल्व किया है? सो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट? वॉइस नहीं आ रहा? सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के अंदर कोई डाउट? पहले कार्तिक 3 and 4, अथर्व को फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है। 3 and 4 ओके ओके। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तुम्हारे पास पोजेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बताइए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि नहीं क्लास 10th में? देन क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, बराबर है? लेफ्ट से राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करती है और टॉप से बॉटम आने पर डिक्रीज करती है, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक, तो तुमको देखना है। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होगा पूरी पीरियोडिक टेबल में? तुम्हारे पास सबसे नीचे में और सबसे लेफ्ट में कौन रहेगा? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो सीजियम जो है तुम्हारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर
क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन है, सीजियम। यह हालांकि मैं आगे लिखवाऊंगा फिर से, लेकिन क्लास 10th के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट है वो कौन है, सीजियम। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 55। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जीनॉन 6s1। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 में भी किसी बच्चे को डाउट है, ओम सुनील भोसले जी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगर द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 117 एंड 120 आर येट टू बी डिस्कवर्ड, इनको अभी भी डिस्कवर करना है। ओके, इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स व्हेन डिस्कवर्ड, जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे तब इन एलिमेंट्स को कहां पर कौन से ग्रुप के अंदर रखोगे, ये बात पूछा है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि एटॉमिक नंबर 117, एटॉमिक नंबर 117 कार्तिक, Sir, read on 7s2, 5f14, 6d10 and 7p5. कितना, Read on हाँ 7s2, हाँ 5f14, 5f14, 6d10 6d10 and 7p5, 7p5, 7p5। 5. बिल्कुल, यहां तक टोटल हो गए 117 एलिमेंट्स। ध्यान से देखिए, जिसका भी डाउट था कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल n = 7 है, और उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन s सब सेल में और 5 इलेक्ट्रॉन p सब सेल के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, P block. पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो उसके लिए ग्रुप कैसे निकालेंगे, 10 + 7 दैट इज यहां पर 17 Halogen. 17th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं एटॉमिक नंबर 11120 उसकी बात करूं तो सेम टू सेम यहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने हैं, तो 7p6, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 8s के अंदर, 8s2। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया, s सबसेल के अंदर, मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका ग्रुप निकालना है। तो s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं, आपके वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस ये कौन से ग्रुप के अंदर रखा जाएगा, सेकंड Alkaline earth metal. ग्रुप के अंदर, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। ओके, चलिए, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर और कौन सा है, 2 हो गया, 3 हो गया, पूछा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी के लिए छोड़ सकते हो आप, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में अभी आपको बताया नहीं है। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए। चलिए, और कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, द आउटर हाँ सर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लोरेंशियम 103 इज, बेटा ये तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए मेरे को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको बस सिंपल सा। लोरेंशियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तुम्हारा 103 है Rn रेडॉन 5f14 और
अच्छा सॉरी 6, हाँ पैरामैग्नेटिज्म। ओके ओके, पैरामैग्नेटिज्म, ये अच्छा ये क्वेश्चन मैं 7 बताने लग गया। 6th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, अरे अगर कुछ किसी को बोलना नहीं है तो उस वक्त अपना माइक ऑफ रखें, अननेसेसरी डिस्टरबेंस होता है, फिर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उससे आवाज रहती है, डिस्टरबेंस होता है बाकी लोगों को। नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, कौन कौन है, और आपके पास ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। इन एलिमेंट्स के अंदर आपको पैरामैग्नेटिज्म डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, ओम भोसले, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, कौन बताएगा? बिल्कुल अथर सस्ते, आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बात बोली। 118 नोबल गैस का होता है, उससे एक पीछे जस्ट जाएंगे तो तुम्हारे पास, लेकिन आपको इतना याद थोड़ी रह पाएगा अथारो, इतना याद थोड़ी रहेगा। पैरामैग्नेटिज्म से मतलब क्या है, कौन बताएगा? पैरामैग्नेटिज्म, सबको आवाज आ रहा है मेरा? वॉइस क्लियर है? हाँ। ओके, तो समृद्धि जी आपको लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, कौन बताएगा? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक का मतलब, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, आपने 2 वर्ड पढ़े थे, नाम सुना होगा। हाँ सर। एक आपने वर्ड सुना होगा पैरामैग्नेटिक, हाँ सर सुन। और आपने दूसरा वर्ड सुना होगा डायामैग्नेटिक। इनका मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है? यस घोरपड़े, आप बताइए, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? यस, ओमकार चौधरी, आप बताइए पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? सृष्टि गायकवाड़, आप बताइए पैरामैग्नेटिक का मतलब। सर डायमैग्नेटिक मतलब एटम्स होते हैं ना, वो पेयर्ड होते हैं। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पेयर्ड होते हैं, एटम्स पे। हाँ, हाँ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो स्पीसीज, वो एटम्स या फिर वो स्पीसीज जिनके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, मतलब डायमैग्नेटिक में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक स्पीसीज, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है गायकवाड़ जी? वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते बिल्कुल, 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा था क्या? नहीं सर, बाकी नॉलेज लोगों नहीं को था। ये पढ़ाया नहीं था क्या? नहीं पढ़ाया था ना। पढ़ाया गया है तो फिर आप लोगों को याद क्यों नहीं किया सब लोगों ने? बस यही तो बताना है इस क्वेश्चन में, पैरामैग्नेटिज्म मतलब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, फिर यही काउंट करना है, सबसे ज्यादा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसमें पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो नाइट्रोजन में ये बताओ, तो कैसे निकालें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। यस, हाँ बताया था। हाँ, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे नाइट्रोजन का? 1 2 2s2 2p3। तो देखो यहाँ पर 2p के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं?
3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे? नियॉन 3s2 3p1। ये आवाज कौन कर रहा है? 3s2 3p1। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें? 3p के अंदर। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3p के अंदर। ठीक, ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के अंदर ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये आपका 2p 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 ये 3 और ये 4। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2। तो तुम्हारे पास यहां पर 4s में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म किसमें देखने को मिलेगा? नाइट्रोजन में, देन ऑक्सीजन, देन एल्यूमिनियम एंड देन कैल्शियम। तो ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, समझे क्या? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कार्तिक जस्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? रेडॉन 5f14 6d1 7s2। देन क्वेश्चन नंबर 9, which of the following set of atomic numbers corresponds to the elements of group 16? कार्तिक, कार्तिक अपना माइक ऑन करो और ये बताओ ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाँ सर। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 16 में क्या? हाँ, बताओ। उसका पहला एलिमेंट बताओ ना। हाँ 16 का मैं क्यों बताऊं? उसी से टिपो। हाँ तो बता, एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सेरियम, ऑक्सीजन के बाद सॉरी कौन आता है? सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेरियम, सेलेनियम, टेरिलियम टेलुरियम होता है, और पोटेशियम, पीओ, पोलोरियम, पोलोरियम। पोलियम, पोलोनियम होता है बेटा। ये तुम लोगों ने अच्छे से नाम याद नहीं किए, सिंबल्स याद नहीं किए। अब ये बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 8, 8। सल्फर का? 16। 16। बहुत बदमाश है। 16। अब सेलेनियम का बता कार्तिक, कैसे निकालेगा? 16 + 8, 16 + 8। हैं? 16 + 8 कैसे भाई? सिक्सटीन प्लस 8 क्यों किया तूने? मैजिक नंबर मैजिक नंबर। सर। 16 प्लस + 18। 18, हाँ 18। मारूंगा बहुत। 18 कितना होगा? 32। फिर कितना ऐड करूं?
32. बहुत जूते खाएगा तू। फिर से 18 क्या था, 2 8 18 18 32 ये सब था कि नहीं? 18 सर भाई ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? सर। हाँ हाँ सर सेलेनियम का 34 है। अच्छा हाँ 34 कैल देखो 8 + 6 40। देन टेलुरियम का कितना? क्या करो 52. फिर से 18 ऐड कर दो, फिर तुम्हारे पास इसका आएगा कितना, 8 + 4 2 ये 52, फिर 32 ऐड करो, ये हो गया 84। यही तो आपको निकालना था। अब बताओ इसमें क्या टफ था इस क्वेश्चन में? क्या मैंने ये बताया नहीं है आपको तो कौन सा है? देखो 16 34 50 तुम्हारे पास कौन सा है? 8 16 देन तुम्हारे पास 34 और 54 86 निकालते जाओ। समझा? चलिए क्वेश्चन हाँ। नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक और कोई डाउट? टू क्वेश्चन नंबर 12 किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 अरे जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन 5 सा? नहीं. नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 कल हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस डीपीपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था, है ना? वहां पर था 9th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो शायद किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था सर इसको याद कैसे करेंगे। कभी अगर गलती से अगर किसी बड़े पीरियड का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना आया तो हम लोग क्या निकालने बैठेंगे? इसका क्या कोई ट्रिक है? किसी को कोई ट्रिक पता है क्या? नहीं सर। नहीं तो मैं बताऊं? हाँ. हाँ हाँ बताओ सर। ट्रिक की जरूरत है क्या? हाँ. हाँ सर. हाँ. देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पीरियड, अपनी नोटबुक में लिख लेना ऊपर में। भाई बाकी लोग हल्ला मत करो, माइक ऑन कर रहे हो तो हल्ला मत करो। तो वो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? एक होता है n+1, मैं सबको म्यूट कर दूंगा पहले बता रहा हूं, फिर बोलने का परमिशन नहीं रहेगा। n+1/2 का होल स्क्वायर और एक n+2/2 का होल स्क्वायर, वेयर n क्या है? पीरियड। ये चिड़िया किसके यहाँ चहचहा रही है? हाँ बिल्कुल। अब देखो n क्या है, अगर n तुम्हारे पास ओड हुआ, मतलब पीरियड नंबर अगर ओड हुआ तो आप किस फॉर्मूले को यूज करोगे? n+1/2 का होल स्क्वायर। और अगर n इवन है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? n+2/2 का होल स्क्वायर। जैसे देखो लास्ट क्लास में हमने किया था 9th पीरियड के लिए, है ना? तो 9th पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स हमने निकाले थे? 25 ऑर्बिटल। तो 9 क्या है? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो उस 9th पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कितने? 9+1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? 10/2 5, 5 का स्क्वायर 25। 25। इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। और प्रीवियस वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन था वो क्या था कि एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे? तो 25 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू इलेक्ट्रॉन्स, तो 75। तो याद करो पिछली क्लास में भी आंसर 75 ही आया था। ऐसे ही देखो 5th पीरियड है, यहाँ पर 5th पीरियड है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो देखो पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लो, 5+1/2 का होल स्क्वायर। तो 5+1 इज 6, 6/2 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9। इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे?
क्या करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 into 9 दैट इज 18 एलिमेंट्स। तो फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 18 एलिमेंट्स। तो क्या अब आपको, अगर आपको फ्यूचर में पूछा जाए कभी भी किसी भी, मान लो मैं पूछूं 15th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 15th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? फिफ्टींथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? बताओ। 192 कैसे निकाला? सिंपल सा तरीका फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला 15 + 1/2, क्योंकि 15 क्या है आपके पास? एक ऑड नंबर है। तो देखो 15 + 1 16, 16/2 कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 × 2, तो ये आ जाएगा 128। 192 तो नहीं है बेटा। ये सर कितना आया? आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 3 से बेटा करना चाहिए था ना। 3 से क्यों करूं? 3 से क्यों करूं? और सर एक ऑर्बिटल में 2 एलिमेंट्स होते हैं ना। एक ऑर्बिटल में, हाँ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहां पर उस क्वेश्चन में एक स्पेशली अलग से केस मान के चला था कि मान के चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब वहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझे क्या? हाँ पता चला गलती कहाँ हुई? हाँ। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 तक किसी को कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इसमें किसी को डाउट? जल्दी बताओ। सर 13 में फोर्थ पार्ट। 13 में फोर्थ पार्ट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड एस। फ्रॉम तुम्हारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 18, है ना? 18। हाँ, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं? देखो ये वाले। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बी और जे। फिर पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है? यहां पर एफ है, तुम्हारे पास आई है और सी है। तो एफ, आई और सी। जी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जी क्या है आपके पास? नोबल गैस है। बराबर है? तो एफ बी जे एफ आई सी आ गया आंसर। देखो बी जे एफ आई सी सही तो है। समझा? हाँ सर। ओके, और किसी को कोई डाउट इस डीपीपी में? सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? तो फिर से बताओ ना एक बार ट्रिक। क्या बताऊं? क्या चीज? क्या बताना है बेटा फिर से? अब वो आप बाद में देखिए, अभी इसका कोई मतलब नहीं है ट्रिक बताने का फिर से। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगली क्लास के अंदर मंडे को डीपीपी 4 कंप्लीट करके आना, ठीक है? मैंने डीपीपी 4 आप लोगों को दिया है, ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है। आप सब लोग सॉल्व करके आओगे मंडे को, राइट? अब ये बताइए प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कहां तक पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? सर एटॉमिक रेडियस पढ़ने वाले थे। हाँ, तो वी वर गोइंग टू स्टार्ट एटॉमिक रेडियस, राइट? तो एटॉमिक रेडियस होती क्या है? इस चीज का बेसिक मैंने आइडिया आपको दिया था
कि बेटा किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है उसके बारे में लिखो। इट इज डिफाइंड एज the distance of outermost cell in which electron is present, from the nucleus is known as atomic रेडियस। उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम का क्या, तुम्हारे पास डिस्टेंस आउटर मोस्ट सेल डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस से, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके, देन अब देखिए तुम्हारे पास, फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यह भी बताया था कि किसी भी एटम का जो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस होता है उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। बराबर है, ये बताया था मैंने। क्या, किसी भी एटम का जो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस है उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि किसी भी एटम की एग्जैक्ट तुम्हारे पास जो शेप होती है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका खुद का क्या होता है, एक वेव जैसा नेचर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एटम do not have a fixed boundary. Atom do not have a fixed boundary, या फिर हम बोल सकते हैं तुम्हारे पास उस बाउंड्री से मतलब समझ रहे हो ना सब लोग। thus exact value of atomic radius cannot be calculated, cannot be determined। इसलिए हम एटम की एग्जैक्ट जो वैल्यू है एटॉमिक रेडियस की उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? बोलो बेटा, जल्दी से नोट करो। फिर अब हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कितने टाइप का होता है, वो हमारे पास अलग अलग टाइप्स की हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम पढ़ते हैं। जल्दी से पहले नोट करिए सब लोग, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के हम अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करते हैं।
कितने टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है? सबसे पहले जैसे कि हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, दूसरे जो हमारे पास रेडियस होती है वो कौन सी होती है? वंडरवॉल्स रेडियस, राइट। देन हमारे पास जो थर्ड टाइप की जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है? मेटेलिक रेडियस। देन हम लोग अगली जो रेडियस पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास आयोनिक रेडियस। बिल्कुल सही। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट रेडियस से। तो एक हेडिंग डाले कोवेलेंट रेडियस, सबने नोट कर लिया यहां तक? बेटा सबने नोट कर लिया यहां तक? नोट किया कि नहीं बेटा? हाँ। बताओ तुम लोग। नोटेड और नोट? नोट किया सबने? ओके ओके। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस का। बेटा कोवेलेंट रेडियस होती क्या है? क्या होती है कोवेलेंट रेडियस? बताइए। रेडियस बिटवीन टू न्यूक्लियस। क्या? देखो ध्यान से, नाम से पता चल रहा है आपको, नाम से पता चल रहा है कि कोवेलेंट रेडियस हम किन के लिए बात करेंगे। तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो जो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा, क्या उससे आधा। जैसे देखो हमने पिछले बार एटॉमिक रेडियस अभी देखा, तो एटॉमिक रेडियस फिर निकालेंगे कैसे? ऐसे न्यूक्लियस एटम मान लो ये है एक, ये दूसरा एटम है, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो उस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? डी। लेट्स एज्यूम मैंने उस डिस्टेंस को क्या बोल दिया? डी। तो जो डी ए है, ए और ए न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है डी ए, उसको हम कैसे लिखेंगे? आर ए प्लस आर ए। तो आर ए रेडियस ऑफ ए वो किसके बराबर हो जाएगा? न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस बाय 2, राइट। अब ऐसे ही हम कोवेलेंट रेडियस की जब बात करेंगे तो देखो कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है कि जब दो तुम्हारे एटम्स आपस में क्या हो, एक दूसरे के साथ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या? जब एटम्स आपस में क्या एक दूसरे के साथ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा? कुछ अपने ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारा ऑर्बिटल्स की भी शेयरिंग होगी। तो उनके बीच में जो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस है, क्या तुम्हारे पास तब न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का अगर ऑर्बिटल्स आपस में शेयर होंगे
तो पहले के कंपैरिजन में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा। ज्यादा कैसे होगा भैया? सर कम होगा। अभी मैंने दो डायग्राम बनाए, ये वाला डायग्राम बनाया, ये कैसे बना? ये आपके जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर गए, ऑर्बिटल्स शेयर हुए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों में पहले वाला ज्यादा होगा कि दूसरे वाला? इन दोनों में पहले वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा कि दूसरे वाला डिस्टेंस? दूसरे वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा। इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो गया, कम हो गया, बराबर है। तो कोवेलेंट रेडियस हम कैसे निकालते हैं? जब दो एटम्स, दो नेबरिंग एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, तो तुम्हारे पास उनके बीच में जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, उसका जो हाफ है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज one half of the distance, one half of the distance between the two nucleus, between the two covalently bonded nucleus, between the two, चलो इसको ये भी लिख लो, between the two nucleus of covalently bonded atoms, covalently bonded atoms, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर ये जब आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, आपस में कैसे बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड? ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना रहे हैं, ठीक। तो इस वक्त जो ये ए, मान लेते हैं ये एलिमेंट भी ए है और ये एलिमेंट भी क्या है, आपका ए है, ठीक। तो इस वक्त आपका जो डिस्टेंस होगा DAA, वो किसके बराबर होगा? वो आपका बराबर होगा किसके? RA प्लस RA। और इस बार जो RA आएगा ये किसके बराबर आएगा? DAA/2। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पहले RA निकाला वो क्या था? वो आपका एटॉमिक रेडियस था। ये आपका क्या है? कोवेलेंट रेडियस। ये क्या है आपका? कोवेलेंट रेडियस। समझे क्या? जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। अब जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एक जैसे एटम भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं और अलग अलग एटम्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। क्या एक जैसे एटम्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं और अलग अलग एटम्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब आपस में एक ही तरह के एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें केवल एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो। और जिनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बराबर है क्या? चलिए, तो अब हम बात करते हैं, सबने नोट कर ही लिया होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर होमो एटॉमिक
तो ये जो हमने पहले वाली बात की वो किसके लिए बात की, ये जो बात हुई तुम्हारे पास वो किसके लिए हुई, देखो एक ही टाइप के एटम्स है तो ये सीधी सीधी बात हो गई किसके लिए, फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, सॉरी एक ही टाइप के एटम्स थे जिनसे मिलकर के मॉलिक्यूल बना। जैसे देखो एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में हो, Cl2 Br2 एटसेट्रा। ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर एक ही टाइप के एटम्स हैं, यहां पर क्या है, एक ही टाइप के एटम्स हैं, बराबर है। अब हो सकता है आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं तो कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, बोलो क्या बोला मैंने, कि जो तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर के कई टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ है ना। तो अब ये बताइए, जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उतने ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, होगी कि नहीं, उतने ज्यादा न्यूक्लियस तुम्हारे पास में आएंगे, तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में वो कम होगा कि ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स जितने ज्यादा आपस में मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, या कम होगा। अनुष्का जी ने बोला कम होगा, श्रेयस ने बोला कम, राइट, ओके। तो देखो ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल लूं, देखो कम होगा ये तो सबको पता चल गया। जैसे देखो कार्बन और कार्बन जो है वो अगर एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कार्बन और कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और कार्बन और कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, बराबर है कि नहीं, बोलो। तो जब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो उस वक्त यहां पर हमको कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो DAA है, डी कार्बन कार्बन, उस वक्त वो हमको कितना देखने को मिलता है, 1.54, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। न्यूक्लियस तो तुम्हारे पास जो बॉन्ड है उसका जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जब होता है तो हमको कितना बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। जब कार्बन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये कितना डिस्टेंस होता है, ये आपका होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। देखो वैल्यू कम हो रही है। ऐसे ही कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ये डिस्टेंस हमको कितना देखने को मिलता है, 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है, ये क्या है, ये फुगली फुगली क्या है, ये है क्या, ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास, बॉन्ड का लेंथ है। तो अगर आपको यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस पूछी जाए सिंगल बॉन्ड की तो क्या करोगे, 1.54 एंगस्ट्रॉम बाय 2। डबल बॉन्ड की कोवेलेंट रेडियस पूछी जाए तो क्या करोगे, 1.34 एंगस्ट्रॉम बाय 2, बराबर है। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस पूछी जाए तो क्या करोगे, 1.2/2। हाँ यार, तो ये डिस्टेंस तो कम हो रहा है न्यूक्लियस के बीच में, ये तो आपको सीधा सीधा चमक ही रहा होगा। बोलो, ये सबको दिखाई दे रहा है सबको। तो तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स होमो एटॉमिक, मतलब एक ही तरह के एटम्स के बीच में हम लोग कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे,
न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस उसका आधा, हाफ निकाल लेंगे। जितने ज्यादा एटम्स के बीच में बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड लेंथ, उतने वो नजदीक आएंगे, उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बराबर है क्या? बोलो मेरे बच्चों। यस सर। हाँ। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, अब हो सकता है तुम्हारे पास हेट्रो एटॉमिक और कोवेलेंट रेडियस। अब बात करते हैं फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? हेट्रो मीन्स एक से ज्यादा, जैसे कि देखो HCl हो गया, है ना, HCl है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो ध्यान से, यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग दो तरह के एटम्स हैं। हेट्रो का मतलब ही यही है कि यहाँ पे एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। तब हम क्या करेंगे, तब हम देखो कैसे निकालेंगे। मान लो ये एक एटम है आपके पास, ये उसके अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस। ये कोई दूसरा एटम है, वो आपके इसके साथ क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये उसका न्यूक्लियस। मान लेते हैं ये ए एटम है, ये आपका बी एटम है। ओके, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डी ए बी। इसको हम क्या बोलेंगे, डी ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए और बी न्यूक्लियस के बीच में। ठीक, तो ये जो डी ए बी है उसको हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, वो किसके बराबर होगा, आर ए प्लस आर बी। किसके बराबर, आर ए प्लस आर बी। इफ, ये केवल कब होगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of A and B are same. If electronegativity of A and B are same, ये तुम्हारा RA और RB के बराबर कब होगा, DAB, जब तुम्हारा A और B जो एलिमेंट है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लगभग सेम हो। तब हम दोनों की रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी इक्वल्स दोनों का समेशन डी ए बी। ओके, बोलो बच्चों। चलिए, देन अब हमने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो नेक्स्ट ये लिख लेते हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, आर सेम या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम। इसका मतलब क्या, आर सेम या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम एक इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जब when electronegativity, that is En of A and B are बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही क्यों, बेटा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का टेंडेंसी। दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा तो दोनों एक दूसरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर डिफरेंट होगा तो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो दूसरे के उसको थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा उसका बस यूज आ रहा है, टर्म का यूज आ रहा है। तो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, तब हम लोग, तब तुम्हारे पास दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस
ये ए एटम, ये आपका बी एटम, और इनके बीच का ये डिस्टेंस है डी ए बी। ये क्या है? डी ए बी। तो उस केस में हम डी ए बी कैसे निकालेंगे? डी ए बी उस वक्त किसके बराबर होगा? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 mod ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी। मोड का मतलब जानते हैं ना सब लोग? मोड का मतलब जानते हो क्या? हाँ, क्या होता है? इसके अंदर से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। तो ये डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए बस। तो एक्स ए और एक्स बी क्या है? एक्स ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्स ए इज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of A, and XB is your what? XB is electronegativity of B. ओके, अब बोलोगे सर आर ए कैसे निकालें? ऐसे केस में हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ए और बी का, तो आर ए निकालने के लिए क्या करेंगे? आर ए क्या है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। आर ए इज व्हाट? हियर आर ए इज व्हाट? कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। और आर ए किसके बराबर होगा? ये आपका डी ए और ए के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, उसका हाफ। सिमिलरली आरबी जो है वो किसके बराबर होगा? वो आपका होगा डी बी बी अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? स्टीवेंसन एंड स्कोमेकर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आज तक हालांकि क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीवेंसन एंड स्कोमेकर फॉर्मूला। ठीक, चलिए फटाफट इसको नोट करिए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखो, हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम ही आते हैं पीरियोडिक में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जो भी एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करते हैं। सर हाँ सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? कुछ बोलो। लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। लास्ट स्लाइड लिखा नहीं क्या? नहीं सर। बेटा मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ में लिख देना चाहिए, फिर मैं फास्ट। सर हाँ, वो that 0.9 what it represents सर? ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बस एक नंबर है। ये बस एक सर that हाँ सर देखिए ना, अलग अलग, जैसे कि अलग अलग कांस्टेंट के लिए एक नंबर होता है, लाइक 6.6 like that, then what means why we are putting 0.9 in that formula? वो तो बेटा वो तो बताने के लिए उन्होंने, वो जो अंकल थे स्टीवेंसन और स्कोमेकर, वो चले गए। तो उन्होंने, अब देखो ये उन्होंने कुछ अलग अलग प्रैक्टिकल्स करके उन्होंने ये देखा, डेटा जो है उस हिसाब से ये डेटा फिक्स किया। तो हम लोग एटम के बीच का डिस्टेंस ऐसे ही नहीं निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अलग अलग, तुम्हारे जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन से, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इन सब चीजों से हम लोग एटम के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। समझे क्या? उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स का पहले डिस्टेंस मेजर किया, उसके बाद में फिर इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। समझा? तो हाँ। यहाँ पर
ये जो कम क्यों हो रही है, कम जो है ये माइनस होने का रीजन है, लेकिन ये 0.09 ही क्यों लिया, इसका हम कोई रीजन नहीं बोल सकते भैया। अब तुम्हारा नाम घर वालों ने काली पीली सोनी जो भी रखा, वो क्यों रखा उनके, तो बराबर है। तो अभी उन्होंने 0.09 उन्होंने उस हिसाब से डेटा सेट करते हुए रखा है, वो उनकी वैल्यूज में डेटा सेट हो जाए उसके हिसाब से रखा है, ठीक है। एक्स ए और एक्स बी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे मैंने अभी बताया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो एक्चुअल आर ए प्लस आर बी होना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए हमको ये माइनस का साइन बाहर में लगाना पड़ा, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, समझा। यस। ओके, और कोई किसी को डाउट। लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में अटके हुए हो बेटा तुम, थोड़े फास्ट हो जाओ, पता चला एटम की साइज सेम होते बेटा, मैंने कहा बोल एटम की साइज तो सेम होती है, उनके बीच में डिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना। जो डी ए बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्टेंस ऑफ ए और बी के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, हाँ डिफरेंट एटम की साइज, बिल्कुल। दोनों ए और बी अलग अलग एटम है, उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, तो उनकी अगर साइज डिफरेंट है तभी तो हमने देखो उस फॉर्मूले में आर ए और आर बी का यूज किया। अगर डिफरेंट नहीं होगी तो हम आर ए और आर बी का क्यों यूज करेंगे। हो गया सर, हो गया सर। हो गया तो हाँ ठीक, तो साइज पे डिपेंड करेगा ना, क्या डिपेंड करेगा बेटा, चल देखो, तुम अभी तुम खुद सोचोगे तुमको सब पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। चलिए इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ट, जैसे मान लीजिए कैलकुलेट कैलकुलेट खुद सोचो थोड़ा सा, पता चल जाएगा तुम। कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ, कैलकुलेट बेटा, कौन ये साथ में बर्तन भी साफ कर रहा है घर में, कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड इफ सर कार्बन बर्तन नहीं है वो। if carbon carbon bond length is 1.54 angstrom, is 1.54 angstrom, एंड फिर मैंने बोला x x bond length bond length is 1 angstrom, okay, and electronegativity electronegativity values of carbon C and X are 2 and 3 respectively। खुद से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम
कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे देखते हैं। कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और एक्स कोई भी एलिमेंट है, उनके बीच का बॉन्ड लेंथ आपको मेजर करना है। इफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम and XX bond length is 1 angstrom. Electronegativity values of C and X are 2 and 3 respectively. Okay. ओमकार 1.27 आंसर आ रहा है ओमकार का। ओके। अथर्व सस्ते का आ रहा है 1.18। लेट्स सी, सबका आंसर आने दो, देखते हैं किसका सही होता है। हरि बोल हरि बोल। सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? चलो करो क्वेश्चन करो। करिए सब लोग। 2 ही लोगों के आंसर आए हैं अभी, टोटल क्लास में बहुत बच्चे हैं, सबके आंसर आने चाहिए। काटे आंसर आया कि नहीं? नहीं आया सर अभी तक। हाँ तो जल्दी सॉल्व करो बस भैया। जल्दी करो वरना नींद आ जाएगा मेरे को, बहुत जल्दी नींद आता है मेरे को। ओके चलो 20 सेकंड्स ले लो टाइम। हमें भी नींद आ रही है सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं देख रहा था कि कितने लोगों को नींद आ रही है क्लास में, कितने लोग सो गए हैं। अपना दर्द बाहर निकला है इसका। आदित्य यस घोरपाड़े 2.48 बिल्कुल गलत। अथर्व सस्ते एंड समृद्धि काटे, अभी तक 2 लोगों का सही आंसर आया है 1.18। तो आदित्य तो प्रॉपर नींद लिया करो, 6 घंटे आपको सोने के लिए। घर पे ही रहते हो, कौन सा आपको साफ सफाई करनी पड़ती है घर पे? घर वाले काम तो करवा नहीं रहे तुम लोगों से। बर्तन अभी वही मांज रहा है। और काम करवाएं तब भी क्या है, थोड़ा बहुत तो काम करना भी चाहिए। हर्षा किरण पाटिल 1.18 एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया। सब लोग सॉल्व करो जल्दी 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 जल्दी। तो देखिए कैसे करना है।
सृष्टि गायकवाड़ 1.18 बिल्कुल सही है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का 1.18 आंसर आ रहा है, तो 1.18 इज एंगस्ट्रॉम इज करेक्ट आंसर। तो कैसे सॉल्व करना है, जिनका नहीं आया ध्यान दो। 2.65 2.65 कैसे आ गए भैया? हम सुसाइड कर लेंगे ऐसे बोलो, वैसे आंसर मत दिया करो, हम खुद का गला दबा लेंगे। देखो हाँ 1.18 एंगस्ट्रॉम, ओमकार का भी सही है। देखो कैसे करना है, आपको बॉन्ड लेंथ पूछा है, इसका मतलब DCX पूछा है। बॉन्ड लेंथ मतलब डिस्टेंस ऑफ कार्बन एंड एक्स, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, राइट? ओके, क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? डिस्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन वो कितना है 1.54 एंगस्ट्रॉम, वो बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। ओके, फिर आपको क्या दिया है DXX कितना 1 एंगस्ट्रॉम, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है। तो एक काम करो, यहां से सबसे पहले हम क्या निकाल लें, रेडियस ऑफ कार्बन। रेडियस ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम बाय 2, इट मींस 0.77 एंगस्ट्रॉम, राइट? मैं बात करूं रेडियस ऑफ एक्स की, तो एक्स का रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब फॉर्मूला लगाओ, इसको मेकर फॉर्मूला, तो DCX वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ एक्स माइनस 0.09 मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स, सॉरी एक्स ऑफ कार्बन माइनस एक्स ऑफ एक्स, राइट? इसका मोड। तो रेडियस ऑफ कार्बन कितना है 0.77, रेडियस ऑफ एक्स इज 0.5 माइनस 0.09, फिर मॉड ऑफ तुम्हारे पास 2 - 3 लिखूं या फिर 3 - 2 लिखूं। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आ रही है दोनों को ऐड करने पर 7 5 7 12 1.27 1.2 हाँ 1.27 ही आएगा 1.27 माइनस, फिर ये वैल्यू 0.09 इंटू क्या आएगा -1 आएगा ना कार्तिक, इंटू क्या -1 2 - 3 यस घोरपड़े बताओ, इंटू क्या आएगा -1 आएगा ना +1 हाँ ये सर मोड है। हाँ तो कुछ बच्चे ये गलती कर देंगे, तो ये इंटू 1 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तुम्हारे पास 1.27 में से माइनस का 0.09 करोगे तो कितना बचेगा 1.18 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो कुछ बच्चों का सही था, कुछ बच्चों ने गलत किया, जिन्होंने गलत किया वो सीखो अपनी गलती से, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो गलत मत कर लेना, फालतू का गलती करते हो। ये कोई क्वेश्चन गलत करने वाला था क्या? अब बताओ 2.65 कैसे आया, 2.45 कैसे आया? मेरे को लगता है तुम लोगों ने डायरेक्टली ऐड कर दिया कि 1.54 और 1 कितना 2.54, उसमें 0.09 ऐड करो। देखो कार्तिक क्या सही बोला मैंने? 2.65 आंसर तभी आ सकता है आप 1.654 को ऐड करो, 1 को ऐड करो तो 2.54, फिर उस पर 0.09 ऐड कर दो तो 2.65। जिसका 2.45 आया उसने क्या किया होगा, माइनस का इन दोनों को ऐड करके -0.09। तो बेटा ये इतना हमको भी पता है, ये आंसर आ सकते हैं। तो ये चार ही, यही 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे 2.45, 2.65, 1.18 और एक और ऑप्शन 1.27, ये 4 ऑप्शन दे देंगे। तो देखो हर तरह के बच्चे का हर दिमाग चलेगा, तो ऐसे ही गलती होती है, सिली मिस्टेक इसी को बोलते हैं।
बेटा किसकी पिटाई हो रही है घर पे? भैया मार रहे चलिए जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया सबका? जल्दी से नोट डाउन करिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, तो हम जो कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियस का जो हम बात करते हैं वो किसके लिए बात करते हैं? फॉर मेटल्स। तो ये लिखो, कोवेलेंट रेडियस इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली क्या करते हैं? आपके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस का हम जनरली वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? फॉर नॉन मेटल्स। ओके, अब आपसे मैं एक चीज पूछूं कि कोवेलेंट, आप ही ने बताया था हालांकि, कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस से छोटी होगी या बड़ी होगी? कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटी होगी या बड़ी होगी? कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटी होगी या बड़ी होगी? बताइए। छोटी। बड़ी होगी सर। बड़ी होगी। कैसे बेटा? बड़ी। बड़ी होगी। बड़ी। बालक और बालिकाओं ध्यान से सुनो। थोड़ी देर पहले मैंने, देखो ये क्या है, ये तुम्हारे पास कोवेलेंट, देखो तुम्हारे पास जो एटॉमिक रेडियस था उसमें तो क्या, देखो पूरा एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, और यहां पर उसके हाफ होगा, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम हो गया कि ज्यादा हो गया? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो पहले से कम हुआ कि ज्यादा हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा ना। कम। हाँ, तो डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। डिस्टेंस कम हुआ तो कोवेलेंट रेडियस भी क्या होगी? कम होगी ना बच्चों। तो तुम्हारे पास ये लिखो, ये भी लिख लो, पता चला गलती कर दिए। कोवेलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन what? Is smaller than atomic radius. Is smaller than atomic radius. ओके, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो रेडियस है, सेकंड टाइप की रेडियस, वो कौन सी है? वो है हमारे पास वंडरवॉल्स रेडियस। वंडरवॉल्स रेडियस का हम बात किसके लिए करेंगे? ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो, क्या, जैसे कि तुम्हारे मान लो दो एटम्स आपस में एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना सकते, जैसे कि नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते, बराबर है? तो उनके बीच में, नोबल गैसेज के बीच में, तो जो आपस में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक, तो नॉन बॉन्डेड तुम्हारे पास एटम्स हो सकते हैं या फिर तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। उनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में वो जो डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होता है, मान लो ये ए और ये ए, तो ये जो डी ए है, ये आपस में क्या किसी तरह का बॉन्ड बना रहे हैं? नहीं बना रहे, बराबर है? तो ये जो डिस्टेंस है डी ए, उसका जो हाफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस।
क्या बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस फिर से बोल रहा हूं, किसके लिए डिफाइन करते हैं? जो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, नॉन बॉन्डेड, जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे देखो Cl2 और Cl2 मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, Cl2 एंड Cl2 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो देखो Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? ऐसे दो एटम्स क्लोरीन और क्लोरीन के आपस में क्या किए होंगे? आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए होंगे, बराबर है? ओके, अब दो क्लोरीन मॉलिक्यूल तो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये तुम्हारे पास ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये दो क्लोरीन के न्यूक्लियस हो गए, क्या हो गए? ऐसे ही ये दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस हो गए। तो यहां पर इन एडजेसेंट जो न्यूक्लियस हैं, अगल बगल के जो नियरेस्ट न्यूक्लियस हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है और उसका जो हाफ होगा, उस हाफ को हम क्या बोलेंगे? वंडरवॉल रेडियस। तो क्या वंडरवॉल रेडियस सबको समझ में आया? वंडरवॉल रेडियस हम किनके लिए डिफाइन करते हैं? तुम्हारे जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, उनके लिए हम बात करते हैं किसकी? वंडरवॉल रेडियस की। समझा क्या? बोलो बच्चों। They both the distance between the two atoms. हाँ जी, बोलो बोलो। सर हम क्यों वो दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाल ही लेना है? और कैसे निकालेंगे? और निकालने का कोई आप तरीका बता दो। आप बता दीजिए कोई अच्छा तरीका। भाई एटम का तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं ना, अब सर्कल का रेडियस निकालना है, अभी सर्कल का रेडियस निकालना है। अब तुम इसका एग्जैक्ट रेडियस बता नहीं सकते, तो क्या करोगे? सर्किल के दो सर्कल को आपस में टच कर दोगे, आपस में उनको नियरेस्ट डिस्टेंस पे ला करके उनके सेंटर और सेंटर का डिस्टेंस मेजर करके हाफ करोगे, तो आप बोल दोगे कि उसका रेडियस इतना है। ऐसे ही करते हो ना? बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आपस में तो बॉन्ड बना नहीं सकते, तो उनको पास में ले आए। अब बिल्कुल बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी नजदीक नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इनमें क्या थोड़ा इलेक्ट्रॉन है और इनमें न्यूक्लियस भी है, तो रिपल्सन भी होगा, तो बिल्कुल नजदीक भी नहीं आ सकते, ठीक है ना? तो इसलिए ये क्या है? नॉन बॉन्डेड, आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, तो उस वक्त उनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हमने लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम तभी निकाल पाएंगे, समझे क्या? बोलो बेटिया, समझी क्या? हाँ सर। ओके, जैसे देखो अब यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं। देखो जैसे सब लोग, अब यहां पर क्या था? ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच की बात कर रहा हूं ना मैं। ये वाला जो रेडियस हुआ, इसको मैंने क्या बोला? इसका ये जो हाफ है, ये वाला रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला रेडियस कौन सा है आपका? वंडरवॉल रेडियस। ये कौन सा रेडियस आपका? वंडरवॉल रेडियस। और जबकि देखो ये क्लोरीन, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर ये जो क्लोरीन और क्लोरीन है और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, उसका जो हाफ है, ये आपका कौन सा रेडियस है? ये कौन सा रेडियस है? कोवेलेंट रेडियस। कैसा रेडियस है? कोवेलेंट रेडियस। समझा क्या? तो देखो दो मॉलिक्यूल, अब देखो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोवेलेंट रेडियस भी हो सकता है, वंडरवॉल रेडियस भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल जब उसके अंदर जो एटम्स हैं जब आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनके बीच में यहाँ पर कैसा रेडियस है? कोवेलेंट रेडियस। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, इस वक्त ये जो रेडियस है, ये कौन सा रेडियस है? वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस होती क्या है, ये समझ में आना जरूरी है। तो वंडरवॉल रेडियस हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो तुम्हारे नॉन बॉन्डेड, फिर से सुन लो, जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं
जो आपस में एक दूसरे की तरफ बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्सेज तुम्हारे फील करते हैं, या फिर हम बोले रिपल्सन फोर्सेज आपस में फील करते हैं, उनके लिए हम लोग वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं। समझे क्या? और होता क्या है, जो दो एडजेसेंट न्यूक्लियाई हैं, अगल बगल के जो नियरेस्ट न्यूक्लियस होते हैं, उनके बीच का हाफ डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा? आपकी वंडरवॉल रेडियस के। ठीक है, तो पहले काम करो, डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ये डायग्राम बनाना सब। चलिए, तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज half of the distance between the two adjacent न्यूक्लियाई वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि एक से दो ज्यादा न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियाई ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो बीच में डिस्टेंस है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, उसका हाफ होगा आपका वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, ये जो रेडियस हम जनरली किसके लिए डिफाइन करते हैं? तुम्हारी नोबल गैसेज, क्योंकि नोबल गैसेज होती हैं वो तुम्हारे आपस में किसी तरह का बॉन्ड नहीं बनाती है। तो सबसे पहले तो इनर्ट गैसेज हैव ओनली वंडरवॉल रेडियस, ये भी लिख लेना। इनर्ट गैसेज हैव only what? van der Waals रेडियस। इनर्ट गैस के लिए केवल हम कौन सी रेडियस की बात करते हैं? van der Waals रेडियस की। ठीक है, अब ये बताइए आप थोड़ा दिमाग लगा करके कि जो वंडरवॉल रेडियस होगा बच्चों, वो तुम्हारा कोवेलेंट या फिर एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा सर। हाँ, थोड़ा छोटा होगा देखो। सर, छोटा होगा सर, छोटा होगा। पक्का? हाँ सर। ये बताओ, कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? भाई न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिस्टेंस देखना बेटा, यहाँ पर देख बीच में कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस आएगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कोवेलेंट डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा होगा, रेडियस। होगा। कैसे ज्यादा वंडरवॉल होगा? रेडियस बड़ा होगा सर। थोड़ा सोच बेटा। जैसे देखो इसका मैं आप डेटा बता दूं आपको, क्लोरीन के केस में आपको जैसे मैं डेटा ही बता दूं। क्लोरीन के केस में जो कोवेलेंट रेडियस होता है, वो कितना होता है आपका? 0.99 एंगस्ट्रॉम। और जो वंडरवॉल्स रेडियस होता है, वो कितना होता है? 1.8 एंगस्ट्रॉम। 1.8 एंगस्ट्रॉम। देखो ध्यान से, डिस्टेंस ही मेजर करके देख लो ना बेटा। देखो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये ज्यादा होगा ना इतना, या फिर ये वाला ज्यादा? कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? ये वंडरवॉल रेडियस वाला डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूक्लियस आपस में, इनके बीच में, एटम्स के बीच में गैप है ना, तो कोवेलेंट और एटॉमिक रेडियस के बीच में गैप नहीं होता है, वहां पर एटम्स एकदम बिल्कुल पास में ले आते हैं। समझी क्या बिटिया? जिसने बोला था
कि कोवेलेंट ज्यादा होगा? जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। फिर वो डायग्राम, उसके बाद वो डायग्राम नोट करना। अब ये डायग्राम नोट डाउन करो। राधे 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 राधे। लिख लिया? चलो डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। राधे राधे राधे। कल तो टेस्ट है क्या तुम लोगों का? कल टेस्ट है क्या? नहीं, अगले हाँ, वीक है। अगले नहीं है वीक। सर। अगले वीक है। अगली इस बार टेस्ट में कितने मार्क्स लेके आओगे? केमिस्ट्री में 70 प्लस कितने लोग ले आएंगे? कितने लोग 70 प्लस टारगेट करके रखे हैं? नो। अथर्व बोल रहा नहीं सर, कभी नहीं, ऐसा बात मत करो, पागलों वाली बात मत करिए सर। ध्रुवांकर, यस। कार्तिक होले बोल रहा है मैं लाऊंगा, गुड। हर्षा, चलो देखते हैं। हम लाने ही नहीं देंगे ना, मैं लाने ही नहीं दूंगा 70 प्लस। सर क्यों राहुल काल बन रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? कितने लोग चैलेंज करते हैं कि 70 प्लस लेके आ जाएंगे, और मैं चैलेंज करता हूं नहीं लाने दूंगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं नहीं लाने दूंगा। अब कितने लोग बोलते हैं, अब कितने लोग, आप क्या वायरस वीरू शस्त्र बुद्धि हैं क्या? और हम, हाँ बिल्कुल सही बोले। हाँ बिल्कुल, 3 इडियट्स देखे हो, लेकिन वहां पे तो 3 ही इडियट थे, यहाँ पे तो इडियट ही इडियट हैं। चलिए देखते हैं, अच्छी बात है, नहीं मैं मजाक कर रहा था। चलिए अच्छी बात है, ज्यादा पेपर टफ नहीं बनाऊंगा, थोड़ा तो टफ रहेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा टफ नहीं बनाऊंगा इस बार। अभी तक पेपर आसान ही था। सिलेबस फुल सिलेबस, फुल सिलेबस सर आज तक जितना। नोमेनक्लेचर नहीं ना आने वाला? नोमेनक्लेचर नहीं रहेगा, नोमेनक्लेचर नहीं रहेगा। आपका मॉल कंसेप्ट फुल हुआ है ना, कंप्लीट मॉल कंसेप्ट हुआ है ना? हाँ हम्म। हुआ है। एनसीईआरटी भी लेंगे ना? एनसीईआरटी का क्या टेस्ट लेंगे? सब उसी में आ जाए। एनसीईआरटी से कुछ नहीं लेना, आपका मॉल कंसेप्ट फुल, कंसेंट्रेशन टर्म्स उस मॉल कंसेप्ट के अंदर ही आ गया वो तो। देन आपके पास क्वांटम नंबर्स, आपका एटॉमिक नहीं हुआ ना? हुआ है। पूरा हुआ है हुआ है एटॉमिक? सर। पूरा? हाँ पूरा। हाँ तो तब तो और भी बढ़िया है, तब तो पूरा एटॉमिक भी और तुम्हारा पीरियोडिक, सबके मिक्स्ड क्वेश्चन। एटॉमिक पूरा नहीं हुआ सर। अच्छा, पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट, क्वांटम नंबर्स और पीरियोडिक। सर मोल एटॉमिक कंसेप्ट तो क्या हुआ बेटा? सर एटॉमिक पूरा हुआ है। हाँ सर पूरा हुआ है। सर हमारा नहीं हुआ, एल बैच का। अच्छा, एल बैच का हाँ नहीं एल हुआ। बैच के भी है सर। हाँ मालूम नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, एटॉमिक इस टेस्ट में नहीं रहने देते, अगले टेस्ट में एटॉमिक ले लेंगे।
सर आज तक की टेस्ट तो मोल कंसेप्ट पर ही है ना, आती थी। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर एटॉमिक के 15 ले लो। हाँ चलो मैं वो बता दूंगा। 15 लेक्चर। मैं बता देता हूँ ना आप लोगों को अभी सिलेबस, देखो फाइनल जो सिलेबस मैं आपको बता दूं। फाइनल सिलेबस इज मोल कंसेप्ट सबका हुआ है? यस और नो में जवाब दो मेरे को बस, सिंपल। हुआ है। हाँ Yes. मोल कंसेप्ट पूरा रहेगा। देन आपका क्वांटम नंबर्स, हाँ क्वांटम हाँ नंबर सबका हुआ, ये फुल सिलेबस हाँ रहेगा। सर। और देन आपके पास पीरियोडिक, जितना पीरियोडिक हो जाएगा अप टू एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडियस खत्म होने तक। अब 2-3 दिन क्लास में हो जाएगा ये वेडनेसडे तक। बस इतना सिलेबस है आपके पास, ये 3 चैप्टर। अच्छे से पढ़ना, जी जान लगा के पढ़ना, कोशिश करना 100 आउट ऑफ 100 लाने का, है ना? हेलो सर। कोशिश करना 100 आउट ऑफ 100 लाने का। 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करोगे तो क्या पता 40-50 नंबर आ जाएंगे। सर सर मोल कंसेप्ट में से एक ना बोलो, एक ना बोलो, बोलो कौन कौन बोल रहा था? हाँ सर, मोल कंसेप्ट में से सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स ही आने वाले हैं क्या? नहीं सब। हाँ बोलो। मोल कंसेप्ट में से सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स ही आने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, पूरा मोल कंसेप्ट फुल। सर अब तक के टेस्ट में तो मोल ही आता था ना। हाँ तो क्या हुआ? फुल मोल कंसेप्ट का बेस में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। अब बोलो, किसी को कुछ बोलना है? अभी तक हाँ मोल कंसेप्ट के ही क्वेश्चन आ रहे थे, वो एक बात अलग है। तब तक तुम्हारा ज्यादा सिलेबस हुआ नहीं था, अब सिलेबस थोड़ा अच्छा खासा होने लग गया है। अब थोड़ा पेपर उसके अलावा भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वंडरवॉल रेडियस के अंदर जो नेक्स्ट है वंडरवॉल रेडियस। तो ये भी इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लो फटाफट, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो जल्दी से लिखो कि इन मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स, बोथ जो नॉन मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन सी रेडियस, दोनों की दोनों रेडियस होती है बोथ कोवेलेंट एंड वंडरवॉल एंड वंडरवॉल रेडियस एग्जिस्ट। दोनों की दोनों रेडियस क्या करती हैं आपकी, एग्जिस्ट करती हैं। जैसा क्लोरीन मॉलिक्यूल में हमने दिखाया ही था आपको कि दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं। ओके सर एक स्लाइड मुझे चाहिए थी, उसका रह हाँ गया। जी, एक स्लाइड का रह गया है सर मेरे थोड़ा, आप लिखेंगे ठीक है जल्दी से लिखो। सर। सर एक दिन मोल कंसेप्ट की रिवीजन ले लो, इसकी इसके सही में। सर क्वेश्चन के पहली वाली स्लाइड, कौन सा क्वेश्चन के पहली वाली साइड। क्वेश्चन के पहले? बेटा कितना पीछे रह गया तुम? नहीं सिर्फ नीचे वाला। यही वाला, हाँ हाँ यही है। जल्दी लिख दो। हो गया हो गया। ओके गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेटेलिक रेडियस।
और मेटेलिक रेडियस को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय हाँ, लास्ट स्लाइड ये बोल रहा है, ये लो। ओके, तो अब कल संडे है आपके पास, अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से दम भर रिवीजन कर लीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी डाउट है तो पूछिए, नोट्स रिवाइज करो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है, नोट्स को रिवीजन करना। कोई भी नोट्स के अंदर कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, तो तुम्हारे चीज वो मेरे को पूछो या फिर बोलो। तुमको अगर किसी कंसेप्ट में डाउट है तो उसके लिए मैं एक रिवीजन क्लास रख दूंगा अलग से, तो आप उसमें अपने कंसेप्ट को सारा पूछ सकते हैं। पढ़ाऊंगा नहीं उसमें, आप अपने डाउट्स बस क्लियर करूंगा। ये मत सोचो कि पढ़ाऊंगा। मोल कंसेप्ट इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है कि उसको वापस पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब कल पूरा नोट्स रिवाइज करिए। बाय सर। मंडे को आप बताइए, कोई डाउट सेशन अगर रखना है तो उसका मैं अलग से डाउट सेशन रख दूंगा, उसमें आप अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। चलिए दफा होइए।